तो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको पशुपालन विज्ञान के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे। पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, जितने भी स्टूडेंट बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के हैं उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, इसमें सारे क्वेश्चन ही बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा, याद करिएगा। तो आप लोगों का कल ही शायद पेपर है एनिमल हस्बेंड्री का। जितने भी राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के स्टूडेंट हैं, आप किसी भी कॉलेज से एफिलेटेड किसी भी कॉलेज से हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टूडेंट, देखेंगे हम पहला क्वेश्चन क्या है आज आपका। तो ये आपसे पूछना है, ये क्वेश्चन हमने बता दिया है, तो इसका आंसर आपको लास्ट में कमेंट्स बॉक्स में देना है। ये इसको हमने समझाया हुआ है। अगर आपसे ये पूछ ले कृत्रिम गर्भाधान का प्रयोग सबसे पहले किस केंद्र पर हुआ था, तो आप देखिए जैसे ही आप पढ़ ये समझ के आप बताइएगा हमें किस केंद्र पर हुआ था। चलिए, अब क्वेश्चन है आपका विश्व में, ये आप लोगों को बताना है ना, ये विश्व में कृत्रिम गर्भाधान एआई की शुरुआत कब की गई थी। तो लाफार्ज लियोनार्डो द्वारा 1777 में किया गया था। विश्व में अगर एआई की बात करें, एआई यानी कृत्रिम गर्भाधान, ठीक है। अगला है आपका, भारत में कृत्रिम गर्भाधान प्रथम बार कब किया गया था। तो प्रथम बार कब किया गया था, 1943 में किया गया था। किनने किया था, डॉक्टर संपत कुमार, इन्होंने किया था। भारत की अगर बात करें तो डॉक्टर संपत कुमार है 1943 में। अगर हम विश्व की बात करें, वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड में लाफार्ज लियोनार्डो ने 1771 में किया था। चलिए, अगला है आपका, भारत में कृत्रिम गर्भाधान इलाहाबाद कृषि संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा प्रथम बार किस पे किया गया था, बुल काल्फ को विकसित किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, अगर किस संस्था के केंद्र में हुआ था, तो आप समझ गए होंगे कि अब इसका आंसर होगा, ठीक है। कृषि संस्थान उत्तर प्रदेश में, यानी प्रथम बार बुल काल्फ विकसित किया गया था। क्या किया गया था, बुल काल्फ, ये भी हो गया। यहाँ पे जो संस्था का नाम भी दे दिया गया कि इलाहाबाद कृषि संस्थान में किया गया था। अगला है आपको, वीर्य संग्रहण करने की सबसे उपयुक्त विधि है। तो जो सबसे उपयुक्त विधि है आपकी कृत्रिम योनि यानी आर्टिफिशियल वेजाइना। तो ये आपके सबसे वीर्य को संग्रहण करने की सबसे अच्छी विधि है। और इसका जो तापमान होता है, टेम्परेचर कितना होता है, 39 से 41 डिग्री सेल्सियस। अगर सेल्सियस की बात करें तो 39 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। अगर आपके एग्ज़ाम में से डिग्री पे नहीं दिया हुआ है तो कितना, 102 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक है। सेल्सियस में इतना होता है और फ़ारेनहाइट में आपका ये होता है। तो किसकी बात कर रहा है ये, आर्टिफिशियल वेजाइना यानी कृत्रिम योनि की। तो इसका टेम्परेचर आपका इतना होता है 39 से 41 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 102 से 106। चलिए, अगला है आपका, मध्यकाल की पहचान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। यानी मध्यकाल है, यानी मान लीजिए कोई गाय है, तो जब उसकी हीटिंग पीरियड का पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, टीजर बुल का करते हैं। टीजर बुल क्या होता है, टीजर बुल आप ये समझ लीजिए कि टीजर बुल एक तरह से स्टेरॉइड किया हुआ होता है, कि उसमें से क्या होता है कि अगर उसका जो स्पर्म है वो स्पर्म उस पर नहीं बनते हैं ना, यानी कि अगली कोई संतान उसके द्वारा नहीं आ सकती है, तो यही टीजर बुल होता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, मध्यकाल की पहचान है तो किसका प्रयोग करते हैं, तो हम टीजर बुल का करते हैं। अगर आपसे ये पूछ ले कि टीजर बुल को और किस नाम से जानते हैं, किस नाम से जाना जाता है, तो आप स्टेरॉइड करते हैं, तो ऐसा कुछ वर्ड आएगा तो वो आप टिक करेंगे। इसका काम यही होता है कि मध्यकाल की पहचान हेतु हम टीजर बुल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए, अगला है आपका, पशु को गर्भित करने का उपयुक्त समय मध्यकाल की कौन सी अवस्था होती है। तो पशु को गर्भित करने के लिए कौन सी होती है, मध्यकाल की अंतिम अवस्था। जो मध्यकाल होता है उसकी सबसे अंतिम अवस्था सबसे क्या होती है, बेस्ट होती है, अच्छी होती है। अगला स्टूडेंट क्वेश्चन आपका, सबसे अच्छी ऊन प्रदान करने वाली भेड़ की नस्ल है, तो मेरिनो है, सबसे अच्छी ऊन प्रदान होता है मेरिनो भेड़ की नस्ल से। अगला है, एशिया की सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाली भैंस की नस्ल का नाम बताएं, तो मुर्रा है। इसमें से 7% क्या होता है, वसा। अगर आपको ये आ जाए कि सबसे अधिक
दूध देने वाली भैंस की नस्ल का नाम बताएं तो भी मुर्रा है। इसने थोड़ा घुमा दिया आपको एशिया के सबसे, तो एक ही बात है, सबसे अधिक जो दूध मिलता है वो मुर्रा भैंस में मिलता है ना। और 7% इसमें क्या होता है आपका वसा होता है। आप लोगों को ये बताना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए कि सबसे ज़्यादा फैट भैंस की किस नस्ल में होता है। क्या बताना है आपको, सबसे ज़्यादा फैट भैंस की किस नस्ल में पाया जाता है। अगर हम दूध की बात करें तो मुर्रा होती है, लेकिन हम यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहे हैं, फैट यानी वसा सबसे ज़्यादा किस भैंस की नस्ल में होता है, ये बताएंगे आप। चलिए अगला है आपका, प्रति ब्यात मुर्रा भैंस का कितना दूध उत्पादन होता है। तो इतना होता है आपका 2076 लीटर, ये यानी प्रति ब्यात में इतना दूध लमसम पे, यानी कि लगभग इतना दूध वो भैंस मुर्रा भैंस दे देती है। अगला आपका, बदाऊरी भैंस का उत्पत्ति स्थान कहाँ है। तो उत्तर प्रदेश है, आगरा है। आपको ऑप्शन में उत्तर प्रदेश मिल जाए तो आप उत्तर प्रदेश टिक करेंगे, नहीं है तो आगरा करेंगे, ठीक है। तो बदाऊरी भैंस की उत्पत्ति स्थान क्या है, उत्तर प्रदेश। अभी हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आप कमेंट करिए, आप में से किसी ने नहीं किया, कि सबसे ज़्यादा फैट भैंस की किस नस्ल में पाया जाता है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, पहले कभी पढ़ा होगा, तो आप लोगों को याद आ गया होगा कि भैंस की किस नस्ल में सबसे ज़्यादा फैट पाया जाता है। तो चलिए आप लोग कमेंट करिए, हमें आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। देखेंगे कि कौन आप कितने सही आंसर दे पा रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी हुई है, क्योंकि आप लोगों का कल ही एग्ज़ाम है। तो आई होप आप सबका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होगा। चलिए अगला है, डियर स्टूडेंट, गाय की एक द्विकाजी नस्ल का नाम बताएं। तो थारपारकर है, थारपारकर ये गाय की क्या है, द्विकाजी नस्ल है ना। अगला आपका, सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाली देसी गाय की नस्ल है। तो साहीवाल है, सबसे अधिक दूध देने वाली देसी गाय की नस्ल है साहीवाल, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ ले कि एक विदेशी गाय की नस्ल का नाम बताएं, तो जर्सी है। जर्सी कैसी है भाई, विदेशी है या देसी है, कैसी नस्ल है बताएंगे आप। ये सब पढ़ के जाएंगे। गाय की एक दो विदेशी नस्लों के नाम आप भी पढ़ेंगे, वहाँ एग्ज़ाम में आपके आ सकता है, ठीक है। जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये पढ़ के जाना है, तो प्लीज़ आपको थोड़ा बुक से पढ़ लेंगे, है ना, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन हम बनाते तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता। तो आप जो भी हम बोल रहे हैं वो आप पढ़ लें, एक बार उनको देखें ज़रूर। भैंस की कौन सी नस्ल है जिसकी त्वचा का रंग तांबे जैसा होता है। तो भैंस की कौन सी रंग है जिसकी त्वचा तांबे जैसा होता है, तो बदाऊरी होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, आपका फैट। अभी जो हमने आपसे पूछा था ना कि सबसे ज़्यादा भैंस की किस नस्ल में फैट पाया जाता है, तो बदाऊरी में पाया जाता है। और कितने प्रतिशत वसा होता है इसमें स्टूडेंट, 13% फैट पाया जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियो ऐसे ही मिलेंगी आपके सब्जेक्ट से। जितने भी आप अगले सेमेस्टर में जाते जाएंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, या विश्वविद्यालय से रिलेटेड कोई भी जानकारी है, वो आपको हमारे ही चैनल के द्वारा सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जिस भी कॉलेज के हों, अलीगढ़ कॉलेज, किसी भी कॉलेज के, कासगंज, एटा, हाथरस या अदर किसी यूनिवर्सिटी के हैं, अगर आपके यहाँ OMR बेस्ड पेपर होते हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, चाहे आप बरेली यूनिवर्सिटी के हों, इलाहाबाद के हों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, या बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के, कहीं के भी छात्र हैं, तो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप देखिएगा। चलिए अगला है डियर स्टूडेंट, अगला है, प्राकृतिक विधि से एक सांड द्वारा कितनी गायों को गर्भित किया जा सकता है, यानी नेचुरल विधि से कितनी गायों को गर्भित किया जाता है। तो 100 गायों को गर्भित किया जा सकता है। यहीं देखिए, हम अगर कृत्रिम गर्भाधान की बात करते हैं, AI के द्वारा करते हैं, तो कृत्रिम विधि से एक सांड द्वारा कितने गायों को गर्भित किया जा सकता है, तो 1000 गायों को गर्भित किया जाता है हम कृत्रिम विधि द्वारा, यानी आर्टिफिशियल के द्वारा इसमें, ठीक है। 1000, अगर नेचुरली बात करें तो 100। अगला डियर स्टूडेंट्स, आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। करंट फ्रिज गाय का उत्पत्ति स्थान कौन सा है, यानी उत्पत्ति स्थान कौन सा है करंट फ्रिज गाय का, उत्पत्ति स्थान क्या है, तो NDRI है। और ये किस किस का क्रॉस है, फ्रीजियन और थारपार का ये क्या है, ये आपका क्रॉस है। NDRI में इसकी वो हुई थी, तो इनका ये क्या हुआ, ये दोनों के क्रॉस से ये करंट फ्रिज आपकी तैयार हुई। अगला है, बकरी की द्विकाजी नस्ल का नाम बताएं।
तो बकरी की जो द्विकाजी नस्ल है, यानी कि आप ये मांस के लिए भी दूध के लिए भी, तो ये द्विकाजी यानी जो डबल पर्पज ब्रीड होती है, जिनको हम दोनों काम पे ले सकते हैं, मीट के लिए और मिल्क के लिए भी। तो आपकी ये 2 बकरियाँ, 2 में से किसी का भी एक का नाम आए तो आप ऑप्शन में जो भी हो वो आप करें। मेहसाना, जमुनापारी, ये दोनों बकरी की डबल ब्रीड यानी द्विकाजी नस्ल है। मेहसाना, जमुनापारी, जो भी आपको ऑप्शन में दिखे या जहाँ भी आप एग्ज़ाम देने चाहें तो आप इनको करिएगा, ठीक है। अगला है आपका, बकरी की किस नस्ल में सर्वश्रेष्ठ ऊन प्राप्त होता है? तो ये आपका चांगथांगी या पश्मीना, यानी पश्मीना और चांगथांगी में अच्छा क्या होता है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का ऊन प्राप्त होता है। तो आपको ये चांगथांगी दिया होगा या पश्मीना, ये दोनों एक ही नाम है। तो जो भी आपको चांगपांथी दे देता है, कई पश्मीना दे देता है, बहुत सारे ऐसे एग्जामों में ये भी दिया हुआ था, चांगथांगी और ये पश्मीना, ठीक है। अगला आपका, बकरी की एक विदेशी नस्ल का नाम बताएं। तो एक पूछ रहा है, हमने आपको कई सारी नस्लें बता दी, आप इनको याद कर लीजिए। सनेन है, अंगोरा है, अल्पाइन है, तो ये सब क्या है आपकी, चारों पांचों क्या है आपकी बकरी की विदेशी नस्ल है, ठीक है। तो इन्हें आप देख लीजिएगा एक बार, बकरी की विदेशी नस्लें हैं। अगला है आपका डियर स्टूडेंट्स, गाय की सबसे अच्छी भारवाही नस्ल कौन सी है? तो अमृत महल, मालवी, नगोरी, ये गाय की क्या है, भारवाही नस्लें हैं। अगर सबसे अच्छी की बात करते हैं तो ये है आपका अमृत महल, ठीक है। तो ये क्या है, गाय की सबसे अच्छी भारवाही नस्ल है। ये तीनों भी हैं, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अमृत महल, मालवी, नागौरी। अगला डियर स्टूडेंट आपका, मांस के लिए पाली जाने वाली भेड़ की एक नस्ल का नाम लिखो। तो मालपुरा है। अगला है आपका, ये आपको बताना है, ये हमने आपके लिए छोड़ रखा है क्वेश्चंस। किसी एक अमेरिकी सूअर की नस्ल का नाम बताएं। बहुत सारी अमेरिकी सूअर हैं जिनकी नस्लें हैं, आप एक बार अपनी बुक में जाएं, ये सब कुछ दिया हुआ है, तो आप एक बार अपनी उसमें बुक में जाके नज़र डालेंगे कि जो अमेरिकी सूअर है उनकी नस्लें कौन कौन सी हैं। 2-4 के सिर्फ आप नाम एक बार देख लेंगे, ठीक है। अगला है आपका, चलिए देखते, ये है आपका विशेषताएं। ये पूछ रहा है कि इनके गाय भैंस के या इनके मांस को समूहों को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपके आएंगे क्वेश्चंस। पहले ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर और पोल्ट्री, तो समूह को देखिए, समूह की बात कर रहा है। गाय के समूह को हम हर्ड कहते हैं, भैंस के हर्ड या झुंड कहते हैं, और भेड़ के समूह को फ्लोक कहते हैं। बकरी के समूह को भी हम क्या बोलते हैं, फ्लोक। सुअर के समूह को क्या बोलेंगे, ड्रोव या हर्ड, और पोल्ट्री के समूह को फ्लोक कहेंगे। और प्रौढ़ नर की बात करें तो गाय का जो प्रौढ़ नर होता है उसको बुल या सांड कहते हैं, और इसका भैंस का क्या होता है, बुल या भैंसा नाम देंगे। भेड़ के प्रौढ़ नर को क्या नाम देंगे हम, रेम। बकरी के प्रौढ़ नर को बक, सुअर के प्रौढ़ नर को बोअर, और पोल्ट्री के कॉक। वयस्क नर की बात करें तो वयस्क गाय का जो वयस्क नर होता है उसको बुल कॉल्फ कहेंगे, और भैंस का बेफेलो कॉल्फ कहेंगे, ठीक है। अगर आपका भेड़ है तो भेड़ को नर लेम्ब, बकरी का है नर किड, सुअर को बोअरलिग, और पोल्ट्री को काकरेल। अगला है आपका नवजात, यानी इनके जो गाय का नवजात बच्चा है उसे क्या कहते हैं। भैंस के नवजात को क्या कहेंगे, तो गाय के नवजात को क्या बोलते हैं हम, काफ। भैंस के बेफेलो काफ, और भेड़ के लेब, बकरी को किड, सुअर को पिगलेट, पोल्ट्री को चिक। मांस क्या होता है, देखिए हम गाय के मांस को क्या बोलते हैं, बीफ। जो बछड़ा होता है, बछड़े के मांस को क्या बोलेंगे, व्हील। गाय के मांस को क्या बोलते हैं भाई, बीफ, और बछड़े के मांस को व्हील। और भैंस के मांस को बफन, भेड़ के मांस को मटन कहते हैं, बकरी के मांस को हम क्या बोलते हैं, चेवन। क्या बोलेंगे भाई, बकरी के मांस को चेवन, और सुअर के मांस को पोर्क, और पोल्ट्री के मांस को चिकन, ठीक है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट है, ये आपका ये पूछ लिया कि ये वही क्वेश्चन है जो हमने अभी आपको आगे बताया कि टीजर बुल का दूसरा नाम क्या है। तो टीजर बुल का क्या नाम है अभी हमने आपको बताया, बताइए। अगर आपने क्लास पे अच्छे से ध्यान दिया है तो आप बताइए कि टीजर बुल का दूसरा नाम क्या है, टीजर बुल किस काम में आता है, या किस चीज़ की पहचान के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है, तो बताएँ आप। टीजर बुल का दूसरा नाम अगर आपसे पूछता है तो स्टेरलाइज ऐसे वर्ड का यूज करेगा, तो वही होगा स्टेरलाइज। ये हमने आपको बता दिया है कि इसका काम क्या होता है, ठीक है।
तो आप लोग बताएंगे। अगला है आपका NDRI, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, यानी NDRI का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल, हरियाणा। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं, आप इनको पढ़ के जाइए। इससे पहले हमने आपको 2 साल के ओल्ड पेपर सॉल्व करवा दिया। अगर आपने वो पेपर भी नहीं देखे तो प्लीज़ वो पेपर जाके ज़रूर देखें। उन पेपर से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और हमने 1-2 वीडियो और डाल दिया है उसकी एनिमल हस्बेंड्री, वो भी अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लीज़ उनको जाके देखें, तभी आपका अच्छा पेपर होगा। अगला आपका गर्भाधान के लिए वीर्य को कहाँ छोड़ा जाता है? तो मध्य ग्रीवा यानी मिड सर्विक्स में छोड़ा जाता है। गला घोटू बीमारी का रोग कारक कौन सा है? तो हम अगर भैंसे में बात करें तो कौन सा रोग कारक है? पशुरेला बुबेली सेप्टी। और गाय में पशुरेला बोबी सेप्टिका। ठीक है, ये किसके द्वारा होता है? ये जीवाणु द्वारा होता है, यानी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ये गाय और भैंसों में दोनों के ये पैथोजन है, ये देख लीजिए, है ना। अगर आपको ये पूछ ले किसके द्वारा होता है तो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। खुरपका मुंहपका रोग का कारक है तो क्या आपका वायरस या विषाणु। दूध दोहने की सबसे उत्तम विधि है तो पूर्ण हस्त दोहन है। दूध दोहने की सबसे अच्छी विधि है पूर्ण हस्त दोहन। डाकिंग किसे कहते हैं? तो भेड़ों में पूंछ काटने को हम क्या बोलेंगे? डाकिंग, ये टर्म है, ठीक है। तो डाकिंग क्या बोलेंगे? भेड़ों में पूंछ काटने को डाकिंग कहेंगे। अगला है आपका पशु का राष्ट्रीय आय में कितने प्रतिशत योगदान है? ये आप इसको पढ़ के जाएंगे, ठीक है। या आप हमें कमेंट करके बताएंगे, या आपको इजीली मिल जाएगा कि कितना योगदान है 2023-24, या आप नया डेटा ही देख के जाएं, ठीक है। अगला आपका साइंटिफिक नेम ऑफ बफेलो। तो बफेलो का यानी वाटर बफेलो कह लीजिए, बफेलो कह लीजिए, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? बुबाइलस बुबाइलिस, बुबाइलिस बुबाइलिस। अगला डेफिनेशन आपका मादा सुअर का गर्भकाल कितने दिन का होता है? तो 114 दिन का होता है। गाय का गर्भकाल 282 दिन होता है। भैंस का 310 दिन का होता है। बकरी का 148 दिन का होता है। और भेड़ का 150 दिन का होता है। ऊँट का 390 से 410 दिन का होता है, ठीक है। तो ये आप इम्पॉर्टेंट है, ये सारे के पढ़ के जाएंगे आप इनको अच्छे से। अगला है आपका एंथ्रेक्स क्या है? अगर ये टर्म आ जाए आपको कि एंथ्रेक्स क्या है, किसे एंथ्रेक्स कहते हैं, तो दुधारू पशुओं में मनुष्य में फैलने वाली बीमारी है, इसे हम एंथ्रेक्स कहते हैं। यानी दुधारू पशुओं से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी को क्या बोलेंगे? एंथ्रेक्स। अगला डियर स्टूडेंट आपका अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मिल्क डे के नाम से जाना जाता है। अगला है भैंस की किस नस्ल में गलकम्बन पाया जाता है? तो जाफराबादी है। गेहूं में कितने प्रतिशत शुष्क पदार्थ DCP पाया जाता है? ये भी आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है, ठीक है। DCP कितने प्रतिशत होता है? ये जो भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं तो आप इनको बुक से पढ़ के देख के जाएंगे। ये वो क्वेश्चन है जो आप इजीली अपने बुक में देख सकते हैं, लिखे भी हैं, ठीक है, लिखवा भी दिए गए, क्लास में आपको पढ़ा भी दिए गए। ये सिर्फ यहाँ इसलिए लिख दिए कि आप एक बार रिवाइज कर लें, आप अपने जो आपको अगर भूल गया हो तो रिवाइज कर लें कि या हो सकता है आपके एग्ज़ाम में ये आ जाए, ठीक है। अगला आपको देसी नस्लों, देसी गाय की बात कर रहे हैं, गाय के देसी, ये गाय की बात हो रही है, ठीक है। गाय के देसी नस्लों में दूध का 4.5% एवं विदेशी नस्लों में 3.7% वसा पाई जाती है। जो गाय है उसकी देसी नस्लों में 4.5 एवं विदेशी नस्लों में 3.7% वसा यानी फैट होता है। अगला आपका भारत में सर्वाधिक ऊँट की संख्या पाई जाती है तो राजस्थान में पाई जाती है। मुर्गे के अंडे का कवच किसका बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इसमें 94% होता है। अगला आपका विश्व की सर्वाधिक अंडे देने वाली नस्ल है तो व्हाइट लेग हॉर्न है, तो सबसे ज़्यादा अंडे देती है। अगला मुर्गियों की प्रमुख बीमारी है रानीखेत, ये वायरस के द्वारा फैलती है। औसत आकार के अंडे का वजन कितना होता है? 57.5 ग्राम होता है। रासायनिक सींग रोधन के लिए किस रासायनिक छड़ी का उपयोग किया जाता है? तो कास्टिक छड़ KOH का प्रयोग करते हैं। भारत में सर्वाधिक मुर्गी पालन कहाँ किया जाता है? तो तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में किया जाता है। अगला डिस्कशन से आपका दुग्ध दोहने के समय कौन सा हार्मोन्स उत्तरदायी है? या दूध को उतारने के लिए, जब दूध यानी आप निकालते हैं तो उतारने के लिए कौन सा हार्मोन्स उत्तरदायी होता है? तो ऑक्सीटोसिन होता है। ऑक्सीटोसिन का क्या काम होता है? पशुओं में दूध उतारने में क्या करता है? आपका मदद करता है। अगला है राठी किस पशु की नस्ल है? तो गाय की है। पशु के शरीर का तापमान किस अंग से
किया जाता है, यानी पशु का तापमान किस अंक से नापा जाता है ये बताएंगे आपको। हमने 4 से 5 क्वेश्चंस ये आपको बताना है, ये आपके लिए समझ लीजिए होमवर्क है, करना है आपको। कल पेपर है, अभी आपके पास टाइम है तो ये देखेंगे बताएंगे। ये आपने पढ़ रखा होगा तो फटाफट आप कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए या आप देख के बताएं, ठीक है। अगला आपका फ्रिजवेल किस नस्ल की क्रॉस है, तो होलिस्टियन और शाहीवाल का क्रॉस है। भेड़ की कौन सी नस्ल राजस्थान के मेरिनो कहलाती है, तो चौकला, इसको राजस्थान के मेरिनो कहते हैं। भारतीय बकरियों में सर्वाधिक बड़ी नस्ल है जमुनापारी। दुग्ध ज्वार किसकी कमी के कारण होता है, तो कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है, दुग्ध ज्वार। अगला आपका हे में कितना प्रतिशत शुष्क पदार्थ होता है, तो हे में जो शुष्क पदार्थ होता है 80 से 85%। व इसमें नमी कितना होता है, 15% नमी आपका रहता है। अगला है डियर स्टूडेंट, गाय की विश्व में सबसे अच्छी दुधारू नस्ल है होल्स्टीन फ्रीजियन। साइलेज बनाने के लिए कौन सी फसल सर्वोत्तम है, तो मक्का है आपका। अगला है भैंस की नस्ल में वसा प्रतिशत सर्वाधिक सबसे अधिक होता है। हाँ, हमने आपसे पूछा था तो आप लोगों ने तो कमेंट किया ही नहीं, 2-4 लोगों ने किया, फिर आप लोगों ने कि बताया ही नहीं, तो आप बताया करिए। तो किस नस्ल में सबसे ज़्यादा वसा होता है, तो बदावरी में होता है। भैंस की कौन सी नस्ल सींग दराती के समान होते हैं, तो सूरती में सींग क्या होते हैं, दराती के समान होते हैं। इस भैंस का उद्भव स्थल क्या है, भारत है। तो डियर स्टूडेंट्स बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आप ये बताएंगे कि एक क्वेश्चन आप बताएंगे कि जो सांड होता है, सांड का जो प्राथमिक जनन अंग कौन सा होता है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। सांड का प्राथमिक जनन अंग कौन सा होता है। अगर हम ये बात करें जो एनिमल में पुरुष होता है, एनिमल में तो मेल है, तो मेल का जो प्राथमिक जनन अंग होता है वो क्या होता है। आप इसका आंसर सही देंगे, ठीक है। क्या हमने, आप एक बार फिर से सुन लीजिए क्या क्वेश्चन है। मेल कह लीजिए या एनिमल कह लीजिए, जो मेल पार्ट का जो प्राथमिक जनन अंग होता है वो क्या होता है, आप कमेंट करके बताएंगे। इसका आंसर सभी को देना है कि या प्राथमिक जनन अंग कौन सा है। तो डियर स्टूडेंट्स ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको एक बार एग्ज़ाम है तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और भी आप पढ़ लीजिएगा जिस भी माध्यम से, जिस भी प्लेटफॉर्म से, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं बुक से, और भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के जाएँ कि आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो, आपके नंबर बहुत अच्छे आएँ। तो डियर स्टूडेंट्स आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।